छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे, हमदर्द नहीं था कोई, इंसान बहुत थे। कि यूपीएससी की जो जर्नी है सर वो टाइम टेकन है। मेरे पास 40 में 45 रुपए थे, मैंने गुल्लक भी इकट्ठे किए थे और मैं मतलब मैंने सोचा मुझे निकलना है तो निकलना है। पिताजी ने नहीं बोला कि जाइए? नहीं, पिताजी ने कहा यहीं रह करके पढ़ाई करो। तो वो मैं बता रहा हूँ ना कि वो एजुकेशन पे पैसे नहीं खर्च करते थे। मतलब मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन था, तो वहाँ से पूछा कि लखनऊ कौन सी ट्रेन जाती है, तो उन्होंने बताया कि स्टेशन मास्टर ने बताया कि एक ट्रेन है, कोई नाम बताया उन्होंने, जम्मू तवी करके, कि ये लखनऊ उतरेगी, जाएगी और लखनऊ के बीच में कहीं नहीं मतलब रुकती है। मैं उसको ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़ने के बाद जो है मैं कितने रुपए थे? सर मेरे पास 45 रुपए थे 45। और बिना टिकट कटाए हम चढ़ बैठे। अब सर लखनऊ में मैं पहुंच तो गया, मुझे कोई लखनऊ में जानता नहीं था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। जब मैं प्लेटफार्म पे उतरा तो प्लेटफार्म का टिकट चेक हो रहा था, वहाँ पे टीटी लगे हुए थे। तो मैंने सोचा यार, मन में सोच रहे हैं और टीटी से डर भी रहे हैं कि यार टिकट तो लिए नहीं है, स्टेशन के बाहर कैसे जाएंगे। तो दो चार लोग पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं भैया बाहर जाने का और कोई रास्ता है क्या, कोई बैक साइड है? तो लोग बता रहे नहीं है। तो हमने सर क्या किया कि मतलब 1-1.5 घंटे वही स्टेशन पे बैठे रहे और हमारा पूरा दिमाग जो है टीटी पर लगा रहा कि वो कैसे हटे और मैं कैसे वहां से निकल जाऊं। तो करते करते मैं अपने एम में सफल हो गया, स्टेशन के बाहर में आया। स्टेशन के बाहर पे लोगों से पूछता रहा भाई कहीं पे रूम मिलेगा। अब दिमाग देखिए सर, 45 रुपए जेब में और रूम खोजने निकले हैं, महत्वाकांक्षी देखिए। 45 रुपए है, और उम्मीद भी नहीं है कि मिलेंगे। हाँ, और मैं मतलब फिर इसके बाद पैदल ही करीब 12-15 किलोमीटर झुग्गी झोपड़ियों में जो है रूम खोजते हुए निकला और कहीं पे रूम नहीं मिला। केवल 12वीं की थी जब? हाँ 16-17 साल अपनी जब? हाँ, मुश्किल से नहीं, मेरी थोड़ी सी स्कूलिंग सर पहले हो गई थी, करीब मैं 15 साल की एज में इंटर क्रॉस हो गया था, स्कूलिंग मेरी पहले हुई थी। तो मैं आया, रात हो गई, टहलते टहलते पाँव में दर्द होने लगा, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। तो आते समय रास्ते में लंगर लगा हुआ था, शाम का समय था, तो वहाँ पे कढ़ी और चावल मिल रहा था, तो वहाँ खाया। और 5 रुपए का पहले जो है टॉफ़ी, हाँ सर टॉफ़ी खरीदा था मैंने, तो उसमें टॉफ़ी भी शायद सस्ती मिलती थी। 16 मिलती थी वो वैसी वाली? नहीं नहीं, वो 8 हो गई थी सर, 1 रुपए की 8 टॉफ़ी मिलती थी, छोटी छोटी होती थी। तो मैं 5 रुपए की टॉफ़ी लेकर के उसको चूसते हुए पूरा जो है मतलब पूरा लखनऊ का उधर क्या कहते हैं आलमबाग के एरिया पूरा जो है ढूंढते ढूंढते पूरा झुग्गी झोपड़ी में परेशान हो गया। लास्ट में आकर के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सो गया रात में। रात मतलब करीब 10-12 किलोमीटर चलने के बाद? हाँ 15-15 किलोमीटर चले होंगे सर। कि कोई बच्चा, कोई भी फादर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचता है, वो कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, जो आपकी इच्छा करे करो आप। अब आप समझ लीजिए 12 बज रहे हैं और सुबह हम लोगों को 6 बजे उठना है। हाँ, डेली का रूल है कि 1:30-2 बज जाते हैं और सुबह 6, साढ़े 6, 6, साढ़े 6 बजे उठना ही उठना है। हाँ जो भी है। तो हुआ क्या कि 2014 और 15 की बात थी, तो इंटर हो चुका था सर। इंटर होने के बाद फादर से मैंने बोला कि मुझे निकलना है, तो फादर से मैं बहुत ज़्यादा डरता था, बहुत ज़्यादा डरता था कि ये स्थिति थी कि अगर पिताजी यहाँ पर बैठे हैं तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हो जाऊँ, ऐसी स्थिति थी सर। मतलब मैं ऐसे कांपता था उनके सामने। इतना क्यों डरते थे? पालन पोषण? नहीं, पालन पोषण क्या मतलब, पिताजी क्या थे कि मतलब थोड़ा सा वो जब गुस्सा हो जाते थे तो बहुत मारते थे। पिताजी को जॉब मिली तो पिताजी अपने पास मेरे को रखे थे, तो उनको मतलब मैं 9 बजे वो निकल जाते थे जॉब पर, उसके पहले मतलब मैं उनको खाना बना करके देता था, पूरा झाड़ू, पूरा बर्तन, जितने भी कार्य होते थे उनके कपड़ा तक धोना, प्रेस करना, सब कुछ। क्योंकि पिताजी हमारे
इतना संघर्षशील व्यक्ति थे कि घर में वो किसी को नहीं लगा सकते थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि पैसे की वैल्यू वो बहुत अच्छे से समझते थे। तो वो सारी चीज़ें मुझे ही करना पड़ता था। सर स्टार्टिंग में जब मैं अपने फादर के पास में आया तो मैंने देखा कि मतलब वो बोले कि चावल-वावल रखा है, खाना बना डालो। अब उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं खाना कैसे बनता है। तो चलता था, उसी में पढ़ते थे तो तख्ती होती थी, शायद बहुत कम ही लोग जानते थे कि तख्ती क्या होती है। एक मतलब वुड की होती है, उसमें कालिख पोत करके उसको घोटा जाता था, तो उससे हम लोगों ने पढ़ाई किया है। सेठा कलम होती थी, दुद्धि होती थी, जिसे चाक बोलते हैं, तो उसमें उसको मतलब सेठे को बोर करके जो है लिखा जाता था। उसको लाइफ मतलब मिली है, इसका पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा लोग बताते थे मेरे बारे में। और मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी कि उनकी पूरी कोशिशें हो कि वो आगे की पढ़ाई में उनकी मेरे पिताजी की किसी प्रकार की कोई रुकावट ना पैदा हो। और मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी माँ के सर के ऊपर 55 से 60 केजी का बोझ लदा हुआ था, क्योंकि परिस्थितियां हमारी अनुकूल नहीं थी सर। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से उसी कहानियों के साथ हैं जो हम लगातार आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। आज हमारे साथ एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। मुखर्जी नगर में लगातार हम एस्पिरेंट की कहानियों को शेयर करते हैं। रात के करीब 12 बज चुके हैं और आधी रात को हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं। देख सकते हैं टाइम भी इसमें देख सकते हैं कितने बजे हैं, 11:57, लगभग 12 बज गए हैं। और इतनी रात में हम इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? एक उद्देश्य होता है, मुखर्जी नगर हो, करोल बाग हो, लक्ष्मी नगर हो या भारत का कोई भी शहर जहाँ पर गांव से दूर दराज से छात्र अपने सपनों को साकार करने, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने जाते हैं। उनकी ज़िंदगी आखिरकार होती क्या है? क्या वाकई में वो ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पर एक लगता है कि सुकून हो, शांति हो? ऐसा नहीं होता है। खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम दोस्त की सारी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार एक यूपीएससी एस्पिरेंट यहाँ तक आया है, इसके बाद आगे भी जाएगा तो कौन-कौन से संघर्ष करने के बाद सफल होता है। तो दिल थाम के बैठिएगा, सब कुछ हम पूछने वाले हैं, तैयारी के बारे में भी, इनके जीवन के बारे में, इनके उतार-चढ़ाव के बारे में। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्त। थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए और कम से कम हम लोगों की बातों को भी आप आगे तक पहुँचाने की जो है कष्ट करते हैं, और काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि हम लोगों की ऐसी जर्नी होती है कि ना तो कोई जानने वाला है, ना तो कोई सुनने वाला है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। अपने बारे में बताएँगे दोस्त? तो सर जैसा कि आप से हमारी बातचीत हुई एक बार, तो कई दिनों से आप कह रहे थे कि इंटरव्यू लेना है सर, आपका इंटरव्यू लेना है, तो आज काफ़ी टाइम निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है, खैर टाइम तो मिलता नहीं है, आप भी बिज़ी रहते हैं, हम लोग भी अपनी स्टडी में बिज़ी रहते हैं। तो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और स्टेट पीसीएस भी जो है एग्ज़ाम देता हूँ, और कई सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए जिसमें कई सारे इंटरव्यू भी फेस किए, कई सारे मेंस भी हमने लिखे, बट लास्ट में हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। और उस सफलता के लिए हम बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रयासरत हैं, अपना दिन-रात एक करके लगे हुए हैं, ताकि जो हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं हमारे घरवाले, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स लोग, जितने भी लोग हैं, और कोशिश यही है कि उनकी उम्मीदों पर हम पूरी तरीके से अपने दिल और जान लगाकर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ सर। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं आपके ऊपर सारी बातों के बारे में। शुरुआत आपकी कहाँ से होती है, आपका जन्म कहाँ होता है और क्या स्टोरी है आपकी बचपन की? सर, जैसा कि मैं एक उत्तर प्रदेश राज्य के और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से ग्राम गौरवबीरपुर से जो है बिलॉन्ग करता हूँ, और वहाँ से हमारी जो है, वहाँ पे गौरवबीरपुर में हमारा जन्म हुआ, और उसके बाद वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सर। और वहाँ पर हमारी एकेडमिक पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं से
स्टार्ट होती है। देन हमारे पिताजी भी मतलब सिविल की तैयारी कर रहे थे और अंततः वो भी जो है इस परीक्षा में असफल हुए और उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। तो कहीं न कहीं उनकी तरीके उन्होंने जो संघर्ष किया था, वो जब अपने संघर्षों के बारे में बताते थे, समझाते थे, तो काफ़ी मोटिवेशन उनसे मिलता था और वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन्स हैं हमारे पिताजी और उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं। और हमारे पिताजी एक सिविल की तैयारी के लिए कैसे अग्रसर हुए, इसमें हमारी माताजी का बहुत बड़ा रोल था सर। हुँ, हमारी माताजी बहुत ही हार्ड वर्किंग वुमेन्स थी और इतना हार्ड वर्किंग वुमेन्स से मैंने अभी तक शायद मैं ज़्यादा बोल दूँ तो मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा है सर। हुँ, मैंने इतने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा, जितने लोग कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज़्यादा संघर्षशील थी। हाँ थी, ये भी मुझे पता है। लेकिन सर मैं अपनी माँ के बारे में जब जानता हूँ, जब उनके बारे में सोचता हूँ, तो मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ सर। और माँ मेरी बताती हैं कि मेरा जन्म जब हुआ था, तो वो अपने सर के ऊपर करीब 55-60 किलो का बोझ लेकर जा रही थी और मैं रास्ते में ही जो है पैदा हुआ था उस समय में। और तो इससे बड़ा हार्ड वर्शिप महिला क्या हो सकती है सर आज के समय में। आज के समय में क्या है कि किसी कोई भी वुमेन्स है वो प्रेग्नेंट है तो बिस्तर से उठना नहीं चाहती है। हुँ, और मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी माँ के सर के ऊपर 55 से 60 केजी का बोझ लदा हुआ था, क्योंकि परिस्थितियां हमारी अनुकूल नहीं थी सर। तो उनसे मैं सर बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर हुआ और उनको मैं मतलब अपना आइडल मानता हूँ सर, अपने जीवन का। अच्छा, ये समझ रहे हो जब प्रेग्नेंट एक महिला हो और जी, इतना संघर्ष कर रही हो, तो कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियाँ तो रहती हैं कि काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो आगे घर का गुज़ारा नहीं चलेगा। तो ये ज़िम्मेदारियाँ एक पेरेंट्स ही अपने बच्चों के लिए करते हैं। अच्छा, तो जब आपका जन्म हुआ, तो जब आपके पिताजी क्या करते थे? सर हमारे पिताजी उस समय स्टडी में थे और हुँ, अपनी जो है यूपीएससी की जर्नी में वो थे और तैयारी कर रहे थे। हुँ, इलाहाबाद में ही तैयारी करते थे। घर की सिचुएशन सर उतनी अच्छी नहीं थी हुँ, और जब आप भी जानते हैं कि जब सिचुएशंस अच्छी नहीं होती है, हुँ, तो पिताजी भी काफ़ी प्रयास करते थे, माताजी भी काफ़ी प्रयास करती थी, हाँ, कि हुँ, कहीं से भी पैसे की भी व्यवस्था हो तो। हुँ, और मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी कि उनकी पूरी कोशिशें हो कि वो आगे की पढ़ाई में उनकी मेरे पिताजी की किसी प्रकार की कोई रुकावट ना पैदा हो। हुँ, तो उसके लिए वो जो भी काम मिलता था तो वो करती थी। और इसमें मेरे पिताजी के रोल में मेरे नाना आगे पढ़ाई के रोल में जो है मेरे नाना जी का काफ़ी योगदान रहा। हुँ, मेरे नाना जी एक डिग्री कॉलेज में थे जो है 4th रैंक पर जो है हुँ, गवर्नमेंटेड थे। तो हमारे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। हुँ, तो नाना जी एक बार हमारे घर पे आए तो मम्मी बता रही थी कि उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी हुँ, और घर में काफ़ी डिस्प्यूट होते थे हुँ, पापा के मतलब भाइयों के बीच में। हुँ, हुँ, और आए दिन लड़ाई झगड़ा इससे एकदम मतलब माताजी भी हमारी बहुत परेशान हो गई इन सब चीज़ों को देख कर के। हुँ, तो नाना बोले ठीक है कोई बात नहीं है, आप लोग आकर के तब मैं मतलब बॉर्न नहीं हुआ था, मेरी माताजी ऐसा बताती हैं हुँ, कि ये सब चीज़ें हुई थी उस समय। तो हुँ, देन मेरी फिर नाना जी ने बोला कि ठीक है, आप लोग आइए हमारे यहाँ रहिए। तो हम 5 भाई और 2 बहन हैं और हुँ, सभी की मतलब जो जन्म हुआ है सब नाना के यहाँ ही हुआ है। और अब तो नाना हमारे नहीं रहे, हुँ, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा सर हम लोगों की लाइफ में। जो कुछ भी मेरे पिताजी हैं, जो कुछ भी हम लोग हैं, हुँ, उनके सब में 2 लोगों का रोल बहुत ज़्यादा था, मेरे नाना जी का और मेरे मम्मी जी का। हुँ। और बहुत ज़्यादा मतलब इन दोनों लोगों से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है सर लाइफ अच्छा, में। पापा पढ़ रहे थे, मम्मी काम कर रही थी, जी, जी। नाना जी भी सपोर्ट कर रहे थे। हाँ सर। आपका जन्म हो जाता है। अब फिर इसके बाद अपनी स्कूलिंग कैसी हुई? कहाँ सर से? देखिए जन्म के बाद जो है हुँ, घर वाले जो मतलब मम्मी के घर वाले थे जो, तो वो लोग आए जब मैं बॉर्न हुआ। और तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, बच्चे पैदा हुए हैं तो हम अपने घर लेकर जाते हैं, हुँ, वहाँ पर इनका लालन पालन करते हैं।
तो कुछ दिन मैं वहाँ पर भी रहा और वहाँ पर सर मेरी लाइफ अगर पर्सनली देखा जाए तो मेरी मम्मी ऐसा बताती हैं कि पांचों भाई बहनों में मेरी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल थी सर, बचपन से ही। तो सर एक बार मतलब मैं छोटा सा था, शायद 8 या 10 महीने का था शायद, तो मतलब मैं घुटनों के बल से चलता था। तो माताजी हमारी जो है चूल्हे पे खाना वाना बनता था उस समय, तो माताजी हमारी जो है ऐसे चूल्हे पर पानी रख करके गर्म करने के लिए रखी थी और जो है वो खौल रहा था, तो मतलब वो गई चावल धुलने। तो गांव में क्या होता है कि सर मतलब जो पहले पानी रख दिया जाता है गर्म होने के लिए, फिर उसके बाद उसमें चावल डाला जाता है। तो वो गई मतलब नल से सोची कि जा करके हम चावल धो लाए, तो हम मतलब घुटने के बल चलते चलते भदेली जो है क्या कहते हैं पतीला पकड़ने की कोशिश किया और ऐसे पकड़े तो मेरे बॉडी पे ही पूरा गिर पड़ा, गर्म पानी, एकदम गर्म पानी। और मेरा पूरी बॉडी मतलब सर मतलब क्या बताएं आपसे कि मम्मी बताती हैं कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता था कि मतलब मैं जिंदा रह सकता हूँ, ऐसी स्थिति हो गई थी। मतलब पूरा शरीर, पूरा शरीर सर पूरी तरीके से, सिर्फ यही फेस को छोड़ करके पूरा शरीर बिल्कुल जो है सर जल गया था। और फिर इसके बाद हमारे बाबा जी आए तो वो देसी दवाई बहुत करते थे, तो वहाँ पे डॉक्टर वॉक्टर को सर दिखाया गया। उस समय क्लिनिक वगैरह बहुत कम हुआ करते थे। और 2000 की बात है, तो 2002 की समथिंग की, हाँ ऐसे ही बात है। तो बाबा जी हमारे जो है कुछ देसी दवाई ववाई किए, तो करीब ऐसा बताते हैं वो लोग कि साल भर लगा मुझे मतलब ठीक होने में। तो वहाँ पे गांव के लोग सभी लोग कहते थे कि मतलब ये लड़का कुछ अलग ही करेगा क्योंकि इसको लाइफ मतलब मिली है, इसका पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा लोग बताते थे मेरे बारे में। तो फिर इसके बाद वहाँ से सर अपना जो है प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पे शुरू हुआ और हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते थे। तो क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक की हमारी पढ़ाई गांव में ही हुई थी। और गांव में होने के बाद वहाँ पर हम लोग प्राथमिक विद्यालय जो होता है सर्व शिक्षा अभियान जो चलता था उसी में पढ़ते थे। तो तख्ती होती थी, शायद बहुत कम ही लोग जानते थे कि तख्ती क्या होती है। एक मतलब वुड की होती है, उसमें कालिख पोत करके उसको घोटा जाता था, तो उससे हम लोगों ने पढ़ाई किया है। सेठा कलम होती थी, दुद्धि होती थी जिसे चाक बोलते हैं, तो उसमें उसको मतलब सेठे को बोर करके जो है लिखा जाता था। और पानी भी साथ में ले जाते थे हाँ पहुंचने के हाँ लिए। हाँ डाल करके और बढ़िया ये दवाइयों की शीशी। हाँ अब तो दवाइयों के शीशे सर जो है प्लास्टिक्स में आने लगे, बट पहले क्या होता था कि इसमें वो कांच में आता था, तो उसके नीचे वाला जो पार्ट होता था तो उसको हम लोग वुड की जो तख्ती होती थी उसमें कालिख लगा करके पोत करके उसको धूप में सुखाते थे। सुखाने के बाद उसको जो है एकदम घुटेरा जाता था, घुटेरना बोलते थे, तो उसमें चमक आती थी। चमक आने के बाद जो है 70 होता था, 70 एक धागा रहती थी। हम लोग जो चौक होता था उसमें क्या करते थे उसको 70 को डाल देते थे, डालने के बाद उसको निकालते थे तो वो 70 को जो है दोनों तरफ ऐसे बांध देते थे, तो लाइन खींचा जाता था ऐसे करके। तो मतलब वहां से हम लोगों ने सर पढ़ाई किया है और घर से 6 किलोमीटर दूर स्कूल होता था। और 6 किलोमीटर स्कूल होता था, तो कभी काल ऐसा भी होता था गर्मियों में कि मान लीजिए कि कोई चप्पल्स वगैरह है वो टूट गई, हाँ तो हम लोग क्या करते थे कि सड़क तो भाई जल रही होती थी, मई जून का महीना होता था, खैर मई में तो बंद ही होता है, और मई के पहले जो मंथ होते हैं उसमें क्या होता था कि सड़कें बहुत जलने लगती थी, हम लोग घास पर के आते थे। मार्च अप्रैल में पेपर चलने के लिए, हाँ तो हम लोग घासों पर चलते थे। तो ऐसा हमारे साथ ही नहीं होता था क्योंकि उसमें ऐसी स्थिति थी समाज की कि मतलब और भी लोग होते थे हमारे साथ के, हमारे दोस्त लोग भी हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब हमारे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस समय रजिस्ट्रार्स वगैरह भी है प्रेजेंट टाइम में, अच्छी अच्छी पोस्ट पर है। कई लोग जो है यूएस में इस समय इंजीनियर हैं, उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं सर। अच्छा। हाँ जहाँ से हम लोग पढ़े थे उसी स्कूल से पढ़े हुए। हम लोग प्रॉपर जो है सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की है। हाँ और आज का समय क्या होता है, अब मैं आपको क्या बताऊं सर, मतलब मेरी सिस्टर्स है प्रेजेंट टाइम में, मेरी मतलब दो छोटी सिस्टर है,
वो एक अभी 6th क्लास में है और एक 9th में। वहाँ की 1 महीने की फीस 4000 रुपए है, 1 महीने की फीस सर। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपना जो है प्राथमिक एजुकेशन जो है, उसके बाद जो 8th के बाद जो एजुकेशन हमने स्टार्ट की अपनी, मुझे लगता है कि 8 से लेकर के इंटर तक की जो प्रॉपर स्कूल की फीस रही होगी, वो 8 से लेकर के इंटर तक मुश्किल से 2,500 से 3,000 रुपए में हम 8 से लेकर इंटर तक की पढ़ाई कर लिए थे। मुझे याद है कि हाई स्कूल में 670 रुपए जो है फीस हुआ करता था एजुकेशन की, फॉर्म जो भरे जाते बोर्ड वाले, और 865 रुपए फॉर्म उसके होते थे। मैं स्कूल का खर्चे बता रहा हूँ, और बाकी अपना जो बुक वगैरह ये आता था वो अलग था। अब आप ये समझ लीजिए कि ये सब सारी चीजें उस समय इतनी सारी स्ट्रगल हुआ करता था, तो उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखे। कहते हैं कि कठिनाइयाँ जब इंसान के साथ में आती हैं तो खुद को मजबूत बनाने के लिए आती हैं सर। हाँ, अब ऐसा नहीं था कि सर कि मतलब इस संघर्ष में इस बहुत सारे लोग थे, तो मतलब अब वही है कि कोई साथी नहीं था, तो कहते हैं कि छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे और हमदर्द नहीं था कोई, इंसान बहुत थे। और तो ये पूरी एजुकेशंस की जो है, और हमने जो हाई स्कूल की बाद जो पेपर्स वगैरह दिए, पीसीएम्स था हमारा, और पीसीएम्स के बाद जो है हमारे फादर ये चाहते थे, फिर फादर की जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद पिताजी के साथ में ही रह करके इंटर वगैरह की सब जो है पढ़ाई लिखाई अपनी वहाँ से स्टार्ट हुई सारी चीज़ें। हमारे फादर चाहते थे कि जिस तरीके से संघर्ष हमने किया है, अगर वही संघर्ष हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो उन्हें लगता था कि उन संघर्षों से हम लोग कुछ ज़्यादा जो है स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन सर समय बदला था। लेकिन पिताजी हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे थे, लेकिन वो आज भी अपनी सोच को थोड़ा सा मॉडरेट नहीं कर पाए। तो हुआ क्या सर, जो है 14-15 की बात है, फिर इंटर वगैरह हुआ, ये सब सारी चीज़ें जो है। देन इसके बाद हमने पिताजी से बोला कि मुझे बाहर निकलना है और मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपनी बाहर निकल करके करना चाहता हूँ। तो पापा बोले बाहर तो आ गए हैं, अब कहाँ बाहर जाना है। खैर जो पिताजी की पोस्टिंग हुई थी और घर से करीब 70-80 किलोमीटर दूर हुआ था, तो सुल्तानपुर के पास में जो है एक मुसाफिर खाना है, वहीं पर एक जो है ग्रामीण क्षेत्र था, उसी में उनकी जो है पोस्टिंग हुई थी, स्कूल थी। तो इसके बाद पापा ने कहा यहीं पे रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई करो। तो मैं पता नहीं क्यों शहर में क्यों जाना, हाँ पता नहीं क्यों मैं बचपन से ही थोड़ा सा बड़ा जिद्दी किस्म का लड़का था। आज तक मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ ठान लिया, यूपीएससी को छोड़ करके लगभग सारी चीजें अचीव किया हूँ सर। यूपीएससी का नंबर है? हाँ, यूपीएससी का नंबर है। वो भी हुआ, देखिए क्या होता है, लेकिन जितना जान है ये तो नहीं कह सकता हूँ कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन हाँ जिस तरीके से मेहनत है, जिस तरीके से परिश्रम किया जा रहा है, अपनी तरफ से कोई कोशिश बाकी नहीं है कि अपनी तरफ से ये सोचा जा रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट ना मिले सर कि जिससे ये हो कि यार ये किए होते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। ऐसा कोई भी पॉइंट हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, सब कर रहे हैं सर। अब आप समझ लीजिए 12 बज रहे हैं और सुबह हम लोगों को 6 बजे उठना है। डेली का रूल है कि 1:30-2 बज जाते हैं और सुबह 6, साढ़े 6 बजे उठना ही उठना है। हाँ जो भी है, मतलब ये दिमाग में हमेशा ये परसेप्शंस बना रहता है कि हमको ये चीजें करनी है, चाहे जैसे करनी है, एट एनी हाउ। हाँ, तो ये अंदर से मोटिवेशंस भी देता है सर और स्ट्रांग भी बनाता है। अच्छा, तो घर से फिर गए थे कि घर ही से पढ़ाई? नहीं सर, हुआ क्या कि इसमें मतलब बड़ा दिलचस्प है। खैर आप पूछ रहे तो मैं इसको जो एक्सप्लेन करता हूँ। तो हुआ क्या कि 2014 और 15 की बात थी, तो इंटर हो चुका था सर। इंटर होने के बाद फादर से मैंने बोला कि मुझे निकलना है, तो फादर से मैं बहुत ज़्यादा डरता था, बहुत ज़्यादा डरता था कि ये स्थिति थी कि अगर पिताजी यहाँ पर बैठे हैं तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हो जाऊँ, ऐसी स्थिति थी सर।
मतलब मैं ऐसे कांपता था उनके सामने। इतना क्यों डरते थे? अब पालन पोषण नहीं, पालन पोषण क्या, जाना मतलब क्या हुआ था? पिताजी क्या थे कि मतलब थोड़ा सा वो जब गुस्सा हो जाते थे तो बहुत मारते थे। हाँ, और ये मार हमने अपने जो है छोटे भाई का देख लिया था। हाँ, उसको बहुत मारा था, पेड़ में बांध करके मारा था। तो होता है ना कि इंसान बुद्धिमान वही होता है जो दूसरे को कुएं में देखकर उसकी गहराई को नाप ले। हाँ, हाँ, तो मैं उस चीज को समझ चुका था कि भाई पिताजी के सामने एकदम गाँव गाँव जैसे बने रहो, ठीक ना, इनसे ना ज्यादा बोलो ना ज्यादा बात करो। और सर जब पिताजी को जॉब मिली तो पिताजी अपने पास मेरे को रखे थे। तो उनको मतलब मैं 9 बजे वो निकल जाते थे जॉब पर, उसके पहले मतलब मैं उनको खाना बना करके देता था, पूरा झाड़ू, पूरा बर्तन, जितने भी कार्य होते थे, उनके कपड़ा तक धोना, प्रेस करना, सब कुछ। क्योंकि पिताजी हमारे इतना संघर्षशील व्यक्ति थे कि घर में वो किसी को नहीं लगा सकते थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि पैसे की वैल्यू वो बहुत अच्छे से समझते थे। तो वो सारी चीजें मुझे ही करना पड़ता था। सर स्टार्टिंग में जब मैं अपने फादर के पास में आया तो मैंने देखा कि मतलब वो बोले कि चावल वावल रखा है, खाना बना डालो। अब उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं खाना कैसे बनता है। अच्छा, एक दो बार जो है मैंने उनको चावल बनाते हुए देखा था। तो मेरे पास जो है उसमें फ़ोन भी नहीं हुआ करता था। तो जब मैं हाई स्कूल में था तो फ़ोन नहीं था, फिर इंटर में गया, 11th में मेरे पास एक कीपैड नोकिया का शायद 1100 कुछ करके फ़ोन आता था उस समय, तो वो फ़ोन हुआ करता था। तो उसको मैंने लिया किसी तरीके से, नानी ने दिलवाया था, मुझे याद है। तो नानी से जो है पैसा वैसा ले करके उस समय हमने उस फ़ोन को लिया था, तो काफ़ी महंगा मिला था। तो मम्मी से जो है क्या कहते हैं, बगल वाली आंटी रहती थी तो उनसे जो है बातचीत हो जाती थी, करा देती थी वो। तो मैंने बोला मम्मी खाना कैसे बनता है, तो मम्मी बोली कि भैया ऐसा है। तो पापा के पास कुकर उकर रहता था, और कुकर कौन सा था पता है आपको? हमारे पिताजी जो इलाहाबाद में कुकर रखे थे वही कुकर उठाकर लाए थे अपने रूम पे खाना बनाने के लिए। अच्छा, अब देखिए सर, मतलब वो इतने मतलब विद्वान व्यक्ति थे, और पैसे की भी अब प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो चाहते तो एक लग्जरी लाइफ जी सकते थे। लेकिन उनसे भी मैंने वहां पर सीखा कि जिस प्रकार कोई भी इंसान हो जो अगर दिखावा कर रहा है, मैं ज़्यादा लार्ज स्केल पर तो नहीं जा सकता हूँ, अब एलन मस्क की तो बात नहीं कर रहा हूँ, या अनिल अंबानी या नीतन अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर में वास्तव में सर गुण होते हैं, अगर वो गुणवान व्यक्ति है तो देखने में ही पता चल जाता है, वो उसके अंदर बाहरी जो है दिखावा नहीं होता है। तो उनसे मैंने सीखा कि इनके पास पैसा होते हुए भी इनके पास जो संसाधन है, जो गतिशील हैं, उसका प्रयोग करके जो है उसका यूज आज भी वो कर रहे हैं। उन बर्तनों से मैंने सीखा। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी बताइए कैसे बनेगा। अब बेलन पकड़ने का मेरे पास अकल नहीं था कि मतलब मैं बेलन किस तरीके से पकड़ूं, क्या करूं। तो देन मतलब मैं क्या करता था, एक छोटी सी थाली का प्लेट मान लीजिए सर, तो बेलता था, तो मतलब वो पराठे की तरह एकदम जो है स्पंज की तरह बन जाता था वो रोटी। तो क्या करता था, पापा के डर की वजह से चौके पर उस प्लेट को रख करके इसे दबा देता था, दबा के साइड के रोटियों को ऐसे ऐसे मतलब तोड़ लेता था, तो रोटी गोल हो जाती थी। गोल हो जाती थी तो बनाना मतलब डाल देते तो बन जाता था। तो वो इसलिए था कि पापा गुस्सा ना हो कि तुमको रोटी बेलना भी नहीं आता है। तो फिर इसके बाद एक बगल की, कितनी एज थी? सर ज्यादा एज नहीं, करीब मान करके चलिए 10 की बात है, तो बहुत 15, ज्यादा, हाँ 15 15, 14, हाँ यही से 14-15 साल एज होगी। हाँ अच्छा, हाँ ऐसे ही तो 10th होगी। क्लास में? हाँ 10th क्लास में, थोड़ी स्कूलिंग हमारी बहुत पहले हुई अच्छा, थी तो सर। पापा के साथ में आप क्यों रहते, मम्मी भी रहती थी? देखिए सर, एक्चुअली में हुआ क्या कि मतलब पापा बोले कि पहले अभी जा रहे हैं वहाँ पे सेटल हो जाए, रहना होना की मतलब रूम वूम ले लेंगे, फिर इसके बाद जो है आएंगे फिर रहेंगे। फिर इसके बाद हम ही अकेले नहीं थे सर, उसके मतलब हमारे भाई भी थे, सिस्टर्स भी थी। हाँ, तो हमारे नाना जी बोले कि ऐसा है कि अभी जा करके वहाँ पर आप एक आध साल रहिए, और फिर इसके बाद जो है इनको ले जाना। तो पिताजी हमारे नाना की बात जो है बहुत अच्छे से मानते थे। और थोड़ा जो है
उनकी बातों को ज़्यादा वैल्यू देते थे। तो हमको रखने के बाद जो है, और हमारे पिताजी थोड़ा-सा दार्शनिक किस्म के व्यक्ति हैं। उनको सामाजिक मोह माया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और एक होता है कि कोई बच्चा, कोई भी फादर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचता है, वो कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, जो आपकी इच्छा करे करो आप। मतलब मैं आपको बहुत अनोखा उदाहरण बता रहा हूँ। मैं अपने फादर सोचते नहीं कि जिस क्या करना कुछ चाहिए, नहीं, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है उनसे। ये समझ लीजिए, एकदम दार्शनिक किस्म की व्यक्ति है। पूछते नहीं है कि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है, ये समझ लीजिए। मतलब मैं अपने पिताजी की अवहेलना नहीं करता, वो उनकी विचारधारा है, समझ रहे ना, वो उनकी विचारधारा है। आज भी मतलब ये परिस्थितियां हैं कि अगर मैं अभी जो है किसी चीज के लिए कोई पैसा वगैरह कह दूं, खैर तो मैं लेता नहीं हूँ। जब से मैं जो है पिताजी के साथ से निकला, हाँ, तो कहानी अभी बताया नहीं आपको, तो मैं अभी बताऊंगा उसको। तब से मैंने घर से 1 रुपए नहीं लिया। अच्छा। और जब मैं घर से निकला तो वो मुझको, मतलब वो जो जर्नी थी हमारी, वो हमको काफी स्ट्रांग की। और मैं इंटर के बाद जब घर से निकला तो मतलब लखनऊ के लिए निकला। बड़ी दिलचस्प कहानी है। मतलब मैं घर से निकला तो मुझे नहीं पता था कि कौन सी बस जाती है लखनऊ। हमारे यहाँ से जबकि 220 किलोमीटर लखनऊ को पड़ता था। तो मेरे पास 40 में 45 रुपए थे। मैंने गुल्लक भी इकट्ठे किए थे। और मतलब मैंने सोचा मुझे निकलना है तो निकलना है। पिताजी ने नहीं बोला कि जाइए? नहीं, पिताजी ने कहा यहीं रह करके पढ़ाई करो। तो वो मैं बता रहा हूँ ना कि वो एजुकेशन पे पैसे नहीं खर्च करते थे। इंटर में हमारे जो है पीसीएम की, मतलब मैंने 5-6 महीना पहले कोचिंग लिया था, तो 240 रुपए कोचिंग का फीस था। वहीं मुसाफिर खाना में दिव्या कोचिंग क्लासेस हुआ करती थी, और मतलब वहीं पर हमने जो है अपनी इंटर की पढ़ाई की। और मुसाफिर खाना में ये इंटर कॉलेज है, एंग्लो हिंदुस्तान इंटरमीडिएट कॉलेज नाम है उसका पूरा। वहाँ से हमने अपना हाई स्कूल किया और इंटर किया। इंटर करने के बाद जब मैं दिव्या कोचिंग क्लासेस में जाता था, तो पिताजी मतलब 2-2, 3-3 महीने लगा देते थे 240 रुपए देने में। तो मैंने सोचा कि मतलब 240 रुपए अगर पिताजी हमको नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे आगे के एजुकेशन पे पैसे खर्च कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ हमें करना होगा। तो उनकी विचारधारा मैं पहले ही समझ चुका था, वो एक दार्शनिक व्यक्ति थे। उनको दुनिया के लोभ मोह माया से जो है, फिलॉसफी उनका सब्जेक्ट भी था, ऑप्शनल। फिलॉसफी अच्छी पढ़ी। तो उनका मतलब इस देश से जो है, मतलब इस समाज से उनका पूरी तरीके से लगाव ही खत्म था। खैर, उन्होंने जो कुछ भी किया, वो उनके हम बेटे थे, उनको हमसे घृणा नहीं थी, उनकी विचारधारा थी। समझ रहे ना? अब जैसे अलग अलग प्रकार के दार्शनिक हैं, ओशो का क्या विचारधारा है, ठीक है ना, और मैकियावेली का क्या विचारधारा है, ठीक ना, समाजवादी विचारधारा क्या है। तो ये सब आज के समय में अगर आप विचारधाराएं पढ़ेंगे, तो कोई पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई समाजवाद को बढ़ावा दे रहा है। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देंगे तो समाजवाद का विकास नहीं हो सकता है। हाँ, ये सब सारी चीजें, तो मैं उनकी विचारधारा से उस समय तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, लेकिन जब आज मैं उसको इंटरकनेक्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार मतलब पिताजी हमारे बहुत अच्छे थे। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद मैं आज इस कुर्सी पर और दिल्ली के मुखर्जी नगर में मैं ना बैठा होता। वो उन्हीं की देन है। तो मैं मतलब जब इंटर से निकला तो लखनऊ में गया मैं, मतलब मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन था, तो वहाँ से पूछा कि लखनऊ कौन सी ट्रेन जाती है। तो उन्होंने बताया कि स्टेशन मास्टर ने बताया कि एक ट्रेन है, कोई नाम बताया उन्होंने, जम्मू तवी करके, कि ये लखनऊ उतरेगी, जाएगी और लखनऊ के बीच में कहीं नहीं उतर, मतलब रुकती है। मैं उसको ट्रेन पकड़ा, और ट्रेन पकड़ने के बाद जो है मैं, कितने रुपए? सर मेरे पास 45 रुपए थे, 45, और बिना टिकट कटाए हम चढ़ बैठे। अब सर लखनऊ में मैं पहुंच तो गया, मुझे कोई लखनऊ में जानता नहीं था। मेरा पहला एक्सपीरियंस था। जब मैं प्लेटफार्म पे उतरा तो प्लेटफार्म का टिकट चेक हो रहा था, वहाँ पे टीटी लगे हुए थे। तो
मैंने सोचा यार, मन में सोच रहे हैं और टीटी से डर भी रहे हैं कि यार टिकट तो लिए नहीं है, स्टेशन के बाहर कैसे जाएंगे। तो 2-4 लोग पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं भैया बाहर जाने का और कोई रास्ता है क्या, कोई बैक साइड है। तो लोग बता रहे नहीं है। तो हमने सर क्या किया कि मतलब 1-1.5 घंटे वही स्टेशन पे बैठे रहे और हमारा पूरा दिमाग जो है टीटी पर लगा रहा कि वो कैसे हटे और मैं कैसे वहां से निकल जाऊं। तो करते करते मैं अपने एम में सफल हो गया। स्टेशन के बाहर में आया, स्टेशन के बाहर पे लोगों से पूछता रहा भाई कहीं पे रूम मिलेगा। अब दिमाग देखिए सर, 45 रुपए जेब में और रूम खोजने निकले हैं। महत्वाकांक्षी देखिए। 45 रुपए और उम्मीद भी नहीं है कि मिलेंगे। हाँ, और मैं मतलब फिर इसके बाद पैदल ही करीब 12-15 किलोमीटर झुग्गी झोपड़ियों में जो है रूम खोजते हुए निकला और कहीं पे रूम नहीं मिला। केवल 12वीं की थी जब? हाँ 16-17 साल अपनी जब? हाँ, मुश्किल से नहीं, मेरी थोड़ी सी स्कूलिंग सर पहले हो गई थी। करीब मैं 15 साल की एज में इंटर क्रॉस हो गया था। स्कूलिंग मेरी पहले हुई थी। तो मैं आया, रात हो गई, टहलते टहलते पाँव में दर्द होने लगा, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। तो आते समय रास्ते में लंगर लगा हुआ था, शाम का समय था, तो वहाँ पे कढ़ी और चावल मिल रहा था, तो वहाँ खाया। और 5 रुपए का पहले जो है टॉफ़ी, हाँ सर टॉफ़ी खरीदा था मैंने। उसमें टॉफ़ी भी शायद सस्ती मिलती थी। 1 की 16 मिलती थी वो वैसी वाली। नहीं नहीं, वो 8 हो गई थी सर, 1 रुपए की 8 टॉफ़ी मिलती थी, छोटी छोटी होती थी। तो मैं 5 रुपए की टॉफ़ी लेकर के उसको चूसते हुए पूरा जो है मतलब पूरा लखनऊ का उधर क्या कहते हैं आलमबाग के एरिया पूरा जो है ढूंढते ढूंढते पूरा झुग्गी झोपड़ी में परेशान हो गया। लास्ट में आकर के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सो गया रात में। रात मतलब करीब 10-12 किलोमीटर चलने के बाद? हाँ 15-15 किलोमीटर चले होंगे सर, मुझे लग रहा है इतना चलने के बाद। 45 रुपए जेब में रूम ढूंढने की तलाश में। और पहले दिन 5 रुपए मेरे खर्च हुए थे और इसके बाद जो है मोबाइल था मेरे पास। अच्छा, तो वहाँ पे सोए जब पहली बार लखनऊ गए, डर नहीं था? नहीं सर, डर तो मैं मतलब बचपन से ही नहीं डरता था। फादर को छोड़ करके मैं किसी पर्सन से नहीं डरता था कभी भी। ये गॉड गिफ्टेड मेरे अंदर आज भी है सर। हाँ, मेरे अंदर डर नहीं है सर, मैं डरता ही नहीं, किसी को भी नहीं डरता हूँ, चाहे जो आ जाए। ये तो अच्छी बात है। अब मेरे अंदर डर बचपन से ही नहीं है। अच्छा, तो क्या क्या सामान लिए थे? हाँ, तो मतलब मैं अपना बैग लिया था, एक चादर लिया था और क्या कहते हैं 2-3 सेट कपड़े या वही बुक वगैरह ले लिया था कि ये डिसाइड करके घर से निकला था कि मुझे वापस नहीं आना है। तो मतलब मम्मी के ये हुआ कि घर से हम निकले, हमने पापा से बता दिए थे डरते डरते, हमने कहा कि हमें जाना है तो जाना है। पापा रूम में थे, हमने बैग उठाया, बैग उठा करके उनसे बोला हम जा रहे हैं। गुस्से में ही कहे जय, गुस्से में कहे जय भाग जय। ठीक है, चले आए। तो मम्मी ने पापा ने मम्मी को फ़ोन करके बताया। तो माँ का दिल बड़ा सॉफ्ट होता है, तो रोने होने लगी, पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं अभी निकला नहीं है, हाँ कहीं जाता होता नहीं है। तो मम्मी को हम दूसरे रात जो है फ़ोन किए, मैंने कहा मम्मी ऐसी ऐसी बात है, हम निकल आए और अब हमको निकल करके पढ़ना है और अब हम नहीं आएंगे। तो मम्मी कहीं कहाँ हो, कैसे हो। तो मम्मी की एक कोई फ्रेंड जो है क्या कहते वहीं के एक फ्रेंड कोई लखनऊ में रहती थी, तो लेडीज थी, तो वो मेरा काफ़ी मतलब हेल्प की। वो ला करके मुझे लखनऊ में रूम दिलाई। उस समय 1100 रुपये का रेंट था रूम। लखनऊ का जो है ये आपका मेडिकल कॉलेज पड़ता है, वहीं पर नक्खास पड़ता है। नक्खास के खाला बाज़ार में जो है मतलब मैं आया और आने के बाद वहाँ मुझे रूम मिला। और उस मतलब लड़की का बहुत बड़ा रोल मेरी लाइफ में था। एक बहुत चैलेंजिंग मतलब सिचुएशंस थी वहाँ पर। करीब 10-12 साल जो है जो लखनऊ में थे उसने बहुत हेल्प किया मेरा। आज भी उस लड़की को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है बहुत बहुत। और जहाँ भी हो, फिर उसकी शादी वगैरह जो है हुआ, सब कुछ हुआ। अच्छा, तो लड़की जो पहले दिन
वहां से लड़की ने रूम दिलाया? हाँ हाँ हाँ, नहीं दूसरे दिन मेरे को रूम मिला। दूसरे दिन? हाँ, तो मम्मी ने उनको कॉल किया लड़की को कि हमारा बेटा वहाँ पर है, आप जो है उसको रूम दिलवा दीजिए। तो वो ले जा करके हमसे जो है चार बाग में मिली, आकर के हम अपने भाई के साथ में आई थी, चार बाग में मिली। मिलने के बाद जो है उसने हमको ले जा करके लखनऊ में रूम दिलाया, वहीं से हम सेटल हो गए सर। और रूम के साथ में मेरे लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था, पूरा चूल्हा, पूरा आज भी ये जो चूल्हा सर रखा हुआ सामने आप देख रहे हैं, कभी काल में चाय भी बनाता, उसी लड़की की देन है सर। उसी ने दिया था? उसी ने दिया था सर। अच्छा, ये समझ लीजिए उसका रोल लड़की का आपकी बहुत बड़ा रोल था, शुरुआत मतलब संघर्ष चल रहा था तब था। जी जी जी, मतलब वो संघर्ष के दिनों में मतलब इतना कोई अपना नहीं करेगा सर जितना कि उस लड़की ने मेरे साथ किया था। अच्छा जी सर। तो फिर लड़की से फिर क्या सर, कैसी कहानी थी? क्या दोस्त बनी? हाँ सर, एज अ फ्रेंड थी वो मेरी। हाँ, हाँ। एज अ फ्रेंड थी, तो मतलब फ्रेंड के नाते तो वहां से मैंने सुना, मतलब देखा कि एक फ्रेंडशिप भी क्या चीज होती है। हाँ, कि अगर वो चाह ले तो आपको पता नहीं क्या से क्या बना दे फिर। वो लाइफ में बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। और उसने मतलब एक मम्मी के कहने से उस लड़की ने मुझे मतलब मेरे लिए रूम, मेरे लिए सब कुछ, खाना पीना रहना, हाँ मतलब जहाँ पे रूम रहता था वो लोग काफी सपोर्ट किए हमको। वो उन्हों लोगों के, तो मैं वहाँ पे फिर जो है सर धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया। तो पहले मैं क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक की पढ़ाई जो है वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। स्टेट के बच्चे, गली के बच्चे हुआ करते थे। तो करीब पहली बार मुझे 200 रुपये मिले थे सर महीने का पढ़ाने के लिए। मैथ वगैरह ठीक ठाक थी मेरी, पीसीएम वगैरह, और मेहनती थे, पढ़ते थे। और मुझे उस समय मतलब अपने पढ़ाई की सिचुएशन मतलब दिनों में मुझे हिंदी के दोहे बहुत पसंद हुआ करते थे। आज भी कबीरदास के जितने दोहे हैं सर मुझे मतलब दिमाग में सारे कंठस्थ हैं, ये समझ लीजिए। ये मतलब तो वो जब हमें 200 रुपये मिले वहाँ से, मतलब मैंने पढ़ाई लिखाई मतलब 5 बच्चे मुझे मिले थे, तो 1000 रुपये मुझे महीना मिला वहाँ से। तो मुझे मिला तो बड़ा अच्छा लगा कि यार मतलब अब मेरे पास पैसे आने लगे। क्योंकि वैसे जो पैसे मुझे मिलते थे 10-5 रुपये तो मैं गुल्लक में डाल देता था, अब मुझे महीने का 1000 रुपये मिला। तो वो अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा सर, मतलब वो जैसे लगता नहीं है कि सजीवन बूटी मिल गई हो। और मतलब जब मैं पढ़ाता था तो आरी बगल के जो लोग थे मुझको सुनते थे, वो काफी मेरी सराहना करते थे कि यार तुम मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से समझाते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हो। तो ऐसे ऐसे करते करते सर मुझे एक लड़का मिला जो है, और क्या कहते हैं, हाई स्कूल का लड़का था और सीमस का लड़का था। तो उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाने के बाद सर जो है 9th क्लास से उसको मैंने पकड़ा था। और इसके बाद 9th क्लास के बाद से 10th तक उसको मैंने पढ़ाया। उसके 94 पॉइंट कुछ परसेंट, लगभग समथिंग 95% मार्क्स उसको आए। तो सर उसके 95% मार्क्स आए। उस लड़के के प्रति मैंने बहुत मेहनत किया था, अपने दिन रात एक कर दिए थे उसको पढ़ाने में। और जब भी टाइम मिलता था उसके घर जाकर के पढ़ाते थे हम ट्यूशन, तो वो हमें 1500 रुपये मिलते थे सर महीने के सर। उसके बाद उसके 95% मार्क्स आई, तो वहाँ पे काफ़ी मुझे स्कूल की तरफ से और भी लोगों की तरफ से सम्मान मिला। वहाँ से सर लगता है कि जैसे किस्मत की, कहते नहीं कि भगवान की तीसरी आँख खुल गई हो। इतने ट्यूशन्स मिलना शुरू हुआ। फिर वहीं से अपना जो है मैंने 2017 में अपना कोचिंग इस्टेब्लिश किया। और कोचिंग इस्टेब्लिश करने के बाद वहाँ पर इस बीच हमारी तैयारी एकदम चलती रही सर, मतलब अदर जैसे एसएससी, पहले मैं अपना टारगेट एसएससी बनाया था कि मुझे एसएससी करना है। तो एसएससी के साथ में मतलब मैंने एसएससी सीजीएल्स भी दिए। और सीजीएल देने के साथ साथ 2017 में हमने 2017 लास्ट दिसंबर था, 18 मान करके चलिए, तो अपनी कोचिंग हमने सर खोली, गली की कोचिंग खोली थी। तो उसमें हमारे सर स्टार्टिंग में 32 बच्चे थे।
फिर बच्चों की संख्या धड़ाधड़ बढ़ता चला गया और हाईएस्ट जो बच्चे हमारे पास एकेडमिक लेवल के थे वो 90 बच्चे थे सर। काफ़ी अच्छी इनकम होती थी वहाँ से मेरी। और फिर इसके साथ में हमारे अंडर में करीब 6-7 टीचर्स भी थे, वो पढ़ाते थे। और ऐसे ऐसे समय बीतता गया तो फिर मैंने अपना कंपटीशन की कोचिंग खोली। एक सर थे हमारे, उनके साथ में तो कंपटीशन भी मैंने पढ़ाया। एसएससी जो है, एसएससी वालों के लिए जीएस का सेगमेंट पढ़ाता था, पीसीएस के लिए पढ़ाता था। और इन दिनों में मैं जो है आईएएस और पीसीएस का एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया था। और उसमें मतलब पहली बार मेरा जो है निकला था पीसीएस मेंस। उसके बाद करके कई सारे अच्छे प्रतिष्ठित जो है एग्ज़ाम्स हमारे निकले, उसमें इंटरव्यू दे, लेकिन कुछ नंबरों से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और इसके साथ साथ फिर एक दिन मेरे दिमाग में जो है 2021 की बात है सर, 21 की बात है कि एक लड़के के घर में जाते थे पढ़ाने के लिए। वो उनका भी हमारी लाइफ में उनकी मतलब दो बच्चे थे उनके, उनको पढ़ाता था। करीब 4-5 साल पढ़ाया था। कोरोना के पहले ही ज्वाइन किया था, कोरोना के पहले ही 2021 में हमने अपना बिजनेस शुरू किया था। मेरा आर्ट ट्रेड का बिजनेस था, बहुत अच्छा चलता था सर। और अब देखिए संघर्ष कहाँ से शुरू हुई थी और सब अपने ही दम पर हो रहा है। कैसे हो रहा है ईश्वर जाने। बिजनेस बहुत घर से कुछ लिया नहीं, कभी किसी से कुछ नहीं लिया। जो भी रोल था उस लड़की की रोल थी। और जो भी मतलब वो भी इतना बड़ा रोल नहीं था। मैंने बैंक से लोन वगैरह करा करके अपना बिजनेस भी शुरू किया, कोचिंग भी शुरू किया, सारी चीज़ें शुरू की। और हमारे साथ में एक आशीष भाई रहते थे और काफ़ी एजेड थे। और वो थे तो उनके बच्चों को, 2 बच्चे थे, उनको मैं पढ़ाता था। तो करीब 4-5 साल मैंने पढ़ाया। तो वो लोग मतलब अपने घर के जैसे मानते थे मुझे। और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे थे पढ़ने में। और तो उन्होंने कोरोना के समय में वो दुकान में काम करते थे किसी के प्राइवेट में, तो उनका जॉब छूट गया था। तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते थे। तो हम घर पे जाते थे, देखते थे। तो उनकी वाइफ बोली भैया कहीं पे काम वाम हो तो इनको लगवा दीजिए। तो मेरा पहले से ही विचार ये रहा कि कभी भी जीवन में एक बैसाखी का जो है किसी का सहारा लेने से अच्छा है कि खुद का सहारा बनो। बिल्कुल। हमेशा से सर जीवन में ये मतलब पता नहीं क्या सोच थी कि कभी भी हमारे दिमाग में हमेशा एक राजा बनने का खौफ था। तो मैंने कहा कि हम किसी को जानते तो नहीं है इनकी जॉब लगवाने के लिए, लेकिन हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि इनके लिए मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो लोग सोचे, तो भैया भी काफ़ी मेहनती थे, आशीष भाई भी काफ़ी मेहनती थे। तो उनके लिए मैंने मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू किया। और ताबड़तोड़ सर बिजनेस चला, ताबड़तोड़। तो करीब 4 साल बिजनेस चला और 2025 तक बिजनेस चला वो। तो लास्ट में हुआ क्या कि उनकी वाइफ को जॉब लग गई। और जॉब लगने के बाद में वो लोग बोले कि हम भैया यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि मैंने लोन ले करके जॉब करवाया था। और इसके साथ साथ सर हमारे कोचिंग में जो गरीब बच्चे पढ़ते थे, करीब 20-22 बच्चे ऐसे पढ़ते थे जिनको मैं अपनी तरफ से, कहना नहीं चाहिए ये फिर भी आज मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से बुक वगैरह प्रोवाइड करवाता था। और बाकी घर में भी उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती थी उसको भी प्रोवाइड करा देता। थोड़ा सा हम्बल थे हम, क्योंकि उस सिचुएशंस को फेस कर चुके थे, जानते थे कि एक पैसे की महत्व क्या होता है। तो लोगों की हेल्प कर देते थे। तो अंततः हुआ क्या कि सब कुछ वो छोड़ कर आए, मेरा बिजनेस खत्म हुआ। फिर इसके बाद मैंने ये टारगेट बनाया कि मुझे जीवन में जो भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है उसकी तैयारी जो है करनी है। और फिर प्लान मैंने बनाया और प्लान बनाने के साथ में सर बिजनेस खत्म हुआ मेरा। 2-2 कोचिंग्स हमारे चलती थी। कोचिंग में जो पार्टनरशिप था उसने धोखा दिया मुझे, उसको मैंने ख़त्म किया।
इसके बाद मेरी पर्सनल कोचिंग चलती थी, वहाँ पे लोगों ने प्रोपोगंडा किया, उसको मैंने ख़त्म किया। और इसके साथ साथ मैंने मेरा जो बिज़नेस चल रहा था टॉप क्लास की, मैंने उसको जो है फिर भैया ने कहा कि हम बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, हमने कहा ठीक है, फिर मैंने इसको सेल आउट कर दिया, मैंने कहा हटाओ। उसमें भी बहुत सारा पैसा मेरा लॉस हो गया, और लॉस होने के साथ साथ फिर मैंने क्या किया कि जनवरी में 2025 2026 की बात है, मैंने सब कुछ सर पैक किया, लखनऊ में सारा चीज़ जो कुछ बनाया था सब घर भिजवा दिया, डाला लदवा करके हमने कहा सब कुछ हटाओ। दिमाग सनक गया, पैसा मेरे पास था ही, इतना पैसा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ, कोई मुझे इशू नहीं होगा। तो देन मैंने जो है सब कुछ पैक करके अपना दिल्ली आ गए, और आज आपके सम्मुख बैठे हुए हैं। आप दिल्ली की कहानी आ जाती है, बचपन से लेकर अभी तक आपकी सारी चीज़ों को हमने देख लिया है जी। अच्छा, पिताजी का क्या रोल रहा इस बातों में? फोन आता था? नहीं सर, पूछते वो थे? कभी मेरे पास फोन नहीं किए पूछते भी होंगे क्या कर ना, रहा वो है? पूछते होंगे तो माँ से पूछते होंगे, आपके मेरे पास से मतलब मुझसे कभी नहीं पूछे, कभी ये भी नहीं पूछे कि क्या कि कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो, अभी तक नहीं? अभी नहीं। अब तो मतलब सर क्या है कि कई सारे प्रतिष्ठित एग्जाम का इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, तो मतलब अच्छा, लगता है कि इंटरव्यू दिया है आपने? हाँ कई सारे एग्जाम्स के, अब उस पर क्या बात करना सर, सफल नहीं हुए हैं तो हाँ। मतलब बड़ा हर्ट होता है अंदर से, हम्म। और तो उसको मैं नहीं बताना चाहता हूँ। तो पिताजी ने फिर बात हाँ तो मतलब अब बहुत नॉर्मल रहते हैं सर, मतलब बहुत ही नॉर्मल रहते हैं, बहुत मतलब अच्छे से बातचीत करते हैं, आता सब है कुछ। फोन अभी आता है? हाँ आता है, अभी मैं कल ही बात किया था, अब वो खुद कॉल करते हैं। मतलब कोई भी बात होती है घर में, किसी तरीके से कोई बात होगी तो मुझे कॉल सर जरूर करते हैं मतलब। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जी फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली में क्या देखा, कितना बदलाव देखा है? सर देखिए, दिल्ली हसीनों का शहर है। अब डिपेंड ये करता है कि सर आप जो चीज करने आए हैं क्या उसमें आप डूब सकते हैं करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो दिल्ली में एजुकेशन तो हाई क्लास की तो है ही है, साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। तो कहता है ना कि आए थे कभी भजन को होटल लगे कपास, तो अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं तो दिल्ली से अच्छा कोई स्थान नहीं है, और अगर आप अपने लक्ष्य को भटक गए तो यहाँ पर आपको बिगड़ने में भी वक्त नहीं लगेगा, बिगड़ भी जाएंगे, बिगड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है और बनने के बहुत कम चांसेस है। ये समझ लीजिए कि समुंदर में से आपको मोती निकालना है, अब आप डिपेंड करिए समुंदर से मछली निकालेंगे कि मोती निकालेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है सर। अच्छा, कैसा था पहला दिन आप? सर पहला दिन तो मतलब मैं पहले भी आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कहते हैं मुखर्जी नगर के पास में 1092 था, तो वहाँ पे मैंने रूम वूम लिया था, पैसे की कोई टेंशन थी नहीं, पैसे मैंने इकट्ठे कर लिए थे पढ़ने के लिए। तो ये हुआ था कि जिसको मैंने बिजनेस दिया था सर, तो उनको मैंने सोचा था कि बिजनेस दे देंगे वो चलाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया अब हम बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तो मैं ये सोचता था कि बिजनेस अगर चलता रहेगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ पैसे मुझे मिलते रहेंगे, और जब पैसे मिलते रहेंगे तो हम अपनी जो है इधर से थोड़ी सी अर्निंग भी होती रहेगी और एजुकेशन भी अच्छे से चलता रहेगा, कोई और टेंशन से नहीं होंगे। तो फिर मैं जब दिल्ली आया तो फिर मुझे जो है बिजनेस के सिलसिले से फिर वापस जाना पड़ा, क्योंकि भैया ने कहा कि हमें बिजनेस नहीं करना है। तो एक बार मन हुआ कि यार बिजनेस ही कर लें क्या, पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन पढ़ाई से इतना ज़्यादा लगाव था कि मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। तो लास्ट तो मैंने कहा कि अब इसको मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ सर, सब खत्म करता हूँ। लोगों ने वहाँ की सभी कहे कि यार जो तुम बिजनेस स्टैंड कर दिए, जो तुम कोचिंग चला रहे हो, इसको चलाने में लोगों की जिंदगी बीत जाते हैं। बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना अच्छा रिस्पांस था वहाँ से। तो सब कुछ सर एकदम खत्म करके
अब अपने मंजिल की तरफ अग्रसर हैं। अब देखिए ईश्वर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो इसके अब लिए आप इधर का दिल्ली का बताइए, क्या रूटीन है आपका इधर का? सर देखिए रूटीन क्या, अब होता क्या है कि मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से लेकर के रात में, अब आप देख ही रहे हैं कि टाइम कितना हो गया। अब जी। 12:43 हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में। 1 बज गया। पौने 1 बज रहा है सर। हम्म, अब सुबह 6:30 पौने 7 बजे उठ जाना है, हाँ। कभी 6 बजे भी उठ जाना है। हम्म, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे संडे वगैरह है तो पूरी नाइट नहीं सोए तो फिर दिन में थोड़ा सा सो लेते हैं। हम्म, तो एक टारगेट फिक्स किया जाता है सर। यहाँ तो मेरा कॉपी वगैरह है नहीं, लाइब्रेरी में है, तो मेरी लाइब्रेरी वहाँ पे फिक्स है सर। हम्म, और चेयर नंबर 53 जो है हमारा फिक्स है, सभी लोग जानते हैं। और सब पूरी तरीके से डेडिकेट होना पड़ेगा आपको इस जर्नी में अगर आप आ रहे हैं तो। हाँ। अदरवाइज सर बिल्कुल भी कदम मत रखिए यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, मतलब दिया इस बार पेपर दिया था? हाँ सर, पेपर तो हर साल देते हैं और हम्म, मेंस भी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी के। हम्म, और पीसीएस भी दिए हैं, हम्म, और यूपी पीसीएस भी दिए, बिहार पीसीएस भी दिए हैं, एमपी पीसीएस भी दिए हैं। हम्म, हाँ, लेखपाल की भी परीक्षा दिए हैं, यूपीएससी सीजीएल्स, एसएससी सीजीएल्स का भी पेपर दिए, यूपी ट्रिपल एससी का भी पेपर दिए हैं, कई सारे पेपर दिए हैं। वही बता रहे हैं कि कई सारे पेपर्स में बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को भी मतलब मैंने बहुत करीबी से देखा ही नहीं, उसमें जिया है। हाँ, और उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। और शायद मैं उसकी वैल्यू को समझता हूँ तभी इतना सब कुछ अपना जो है ख़त्म करके यहाँ पर बैठा हूँ। और बस एक मन में जिज्ञासा रही हमेशा के लिए कि अपने आप को मुझे प्रूव करना है कि मैं एक इंसान हूँ। मैं अपने आप को इंसान तभी मानूँगा, जैसे अभी तक मैं जीवन में सिर्फ़ इस पूरे 84 लाख योनियों में मनुष्य को एक जो है एक योनि के रूप में जन्म मिला है, तो उसमें मैं सिर्फ़ बुद्ध जी को जो है मनुष्य का जीवन जो मिला सार्थक मानता हूँ। और अगर कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी या यूपीपीएससी एग्ज़ाम अपने जीवन में पाता है तो मुझे लगता है कि उसका मानव जीवन एक सार्थक होगा। तो मुझे खुद को अपने आप में ये प्रूव करना है कि मैं एक मानव हूँ, और ये प्रूव करने का जो मार्ग है वो सर यूपीएससी और यूपीपीएससी है सर। अच्छा एक बात रह गई है, जी। जब आपने बोला था लखनऊ गए थे आप, पिताजी ने जब भी नहीं बोला था कि जाइए, जी, जी। फिर दिल्ली आए तो दिल्ली के लिए बोला था, पूछा था आपने? नहीं, नहीं सर। दिल्ली के मतलब मैं लखनऊ आया तब भी उनसे नहीं, मतलब सर देखिए हमारे मन में हमेशा, मैं इतनी ठोकरें खा चुका हूँ, इतनी ठोकरें खा चुका हूँ। मैं अपने आपको अपने बिज़नेस का एक हकीकत दिखाता हूँ, शायद आप चौंक जाएँगे देख कर के इसको, कि यार तुम ज़िंदा कैसे हो? देखिए सर, ये हमारे जो है ये सर ओके क्रेडिट है। ओके क्रेडिट का इसमें जितने भी कस्टमर जो है लेकर जाते थे हमारे बिज़नेस में, ये देखिए सर कितना है, 8,64,921 रुपये। अभी सर इन लोगों का पेमेंट मेरा जो है बाकी है, समझ रहे हैं ना? इसके बाद इतनी मोटी सी कॉपी है सर, पूरा उधार से भरा हुआ है, समझ रहे हैं ना? और इसके बाद भी मेरे सर पर बैंक का बहुत बड़ा कर्ज है, उसको भी मैं चुका रहा हूँ। और उसको चुकाने के साथ साथ सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। अच्छा 8 लाख रुपए 64,000 8,64,000 देख लीजिए सर जो 921। भी है। ये पैसे मतलब बड़े बड़े लोगों को जो मैंने सामान प्रोवाइड कराया वो है। अभी तो इसके उनने बाद दिया नहीं? नहीं दिया सर। मतलब 9 लाख, लगभग लगभग 9 लाख मतलब हमारे जो है कई सारे, मतलब हमारा जो सीए था सर, जो हमारे अकाउंटेंट का काम देखता था, उसने मुझे बहुत समझाया कि आशीष तुम जिस चीज़ को बना लिए हो ना, उसको बनाने में अच्छों की छींके आ जाती है, तुम इसको मत छोड़ो भाई। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं खेल सकता। मतलब 9 लाख रुपए दिए हुए हैं। हाँ, ये तो बाकी है सर। अभी तो मतलब हमारी जो कॉपी है, अभी इतनी मोटी कॉपी है, वो पूरी भरी। क्या कहना चाहेंगे जो एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और हमने सारी कहानी आपकी जान ली बचपन से लेके अभी तक?
सर जैसा कि अगर एस्पिरेंट की बात किया जाए तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि यूपीएससी की जो जर्नी है सर वो टाइम टेकन है। पहली चीज़ तो अगर कोई भी एस्पिरेंट जो इंटर से ही तैयारी करता हुआ चला आया है और बेसिक्स पर अपने ध्यान दिया है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने 21 साल की एज में ही वो जो है क्वालिफाइड हो जाए। अदरवाइज तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है। और इसके बाद जो एस्पिरेंट ग्रेजुएशंस करने के बाद आते हैं इसकी तैयारी करने के लिए, तो उनको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने इस जर्नी में पेशेंस रखना चाहिए सर। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपने पीटी दिया, पीटी देने के बाद पहला पीटी नहीं हुआ, हाँ, परेशान हो गए एकदम, अरे मेरा पीटी नहीं हुआ, हम जान दे देंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ जो है, हमें पीटी दे देने के बाद अगर पीटी मेरा नहीं हुआ है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा पीटी किन किन कारणों से नहीं हुआ। वो हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा टीचर है। कौन से कारण रहे, कौन से कारण है, उस कारण को आप लिखिए और उन कारण को लिखने के साथ साथ अपने दिमाग में ये चीज़ को डाल लीजिए, अपनी हैबिट बना लीजिए कि जो गलती हम कर रहे हैं आने वाले समय वो गलती नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने एक दो जगह और इंटरव्यू ऐसे दिया था, तो उनका मानना था, उनका पूछना था कि मतलब कि सर जैसे हमें ऑप्शन बी क्या रखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, पूछते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ऑप्शन बी नहीं, अपने जीवन में ऑप्शन सी रखो, लेकिन ऑप्शन बी आपका ये होना चाहिए कि ऑप्शन ए जो लेकर चले हो उसको हमें बहुत अच्छा करना है, ये हमारा ऑप्शन बी है। दैट मीन्स ऑप्शन बी ये है कि ऑप्शन ए को और अच्छा करना है, और ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए, तो ऑप्शन बी को और अच्छा करना है, यानी जो सी मैं बताया हूँ वो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन बी लेकर चलते हैं, अरे इसमें नहीं होगा तो दूसरा। अरे भाई तुम पहले अपनी जो तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में ऑप्शन बी ये रखो कि ऑप्शन ए को अच्छा करें हम, और ऑप्शन सी ये रखो जो आपके लिए ऑप्शन बी होगा। यानी अगर इस जर्नी में मेरा नहीं हुआ तो मुझे किन चीजों पर और वर्क करना चाहिए, या आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप इतना पढ़ने लिखने के बाद एजुकेशन लाइन में चले जाइए, टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप कर लीजिए, हाँ, नेट जेआरएफ कर लीजिए, हाँ, तमाम आपके पास डायरेक्शंस हैं, किसी भी दिशा में आप चले जाइए। हाँ, भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो और खुद को हाँ काबिल नहीं समझ रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, मुझे ये लगता है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप तैयारी करें अपने टेबल पे एक साइड में अपने सिलेबस को रख लें। वो आपका सिलेबस नहीं है, वो आपका रास्ता है। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, जिस रास्ते को आप नहीं जानते हैं, अगर आपके पास जीपीएस सिस्टम या गूगल मैप नहीं होगा तो रास्ता आप भूल जाएंगे, और जब आप रास्ता भूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ आप जिस लक्ष्य को अपना केंद्र माने हैं वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन समय लगेगा, भटक जाएंगे। हाँ, पहुंचेंगे ऐसा नहीं है, जब आप भटकेंगे तब आप पीछे आएंगे, गाड़ी अपने पीछे करेंगे, अरे यार रास्ता तो ये था। अब जितना टाइम आपको पीछे आने में लगा, अब फिर उतना टाइम आगे जाने में लगेगा, तो टाइम आपका बर्बाद हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं उस लक्ष्य में आपका जो रास्ता तय करेगा वो आपका सिलेबस है। अगर उस सिलेबस को आप ध्यान में रख करके तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू सिलेबस रिवीजन, पीवाईक्यू सिलेबस रिवीजन, तीन ही रास्ते हैं जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचा सकते हैं। और किसी मशहूर शायर का, जो मशहूर टीचर का एक शायर है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तो जिंदगी में डरना नहीं है, हाँ,
अगर हम डर गए जीवन में तो फिर इंसान ही किस चीज के लिए है। हाँ, खैर होता है, सभी के साथ में होता, लेकिन अपने आप को हमेशा जो है मजबूत बना करके रखो। और जब आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो आपके अंदर किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब आप ये कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं यार मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, क्या करें, किन चीज़ों पर फोकस करें। हाँ, तो भाई देखो, मैं कहता हूँ कि छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे। मतलब वो लोग जो किसी से आशा रखते हैं उनके लिए है कि छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे, हमदर्द नहीं था कोई, इंसान बहुत थे। तो किसी से ये अपेक्षा मत करिए कि ये व्यक्ति हम हमने इसके लिए अच्छा किया तो हमारे लिए अच्छा करेगा। बुद्ध ने बताया ही है कि दुख का कारण क्या है, उम्मीद। अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं तो दुख वो कार्य अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो ऑटोमेटिक दुख होगा। जानवर हैं, जानवर के देखिए, जानवर दुखी नहीं होते जल्दी, क्योंकि उनको किसी से कोई उम्मीद नहीं होती है। उम्मीद ही दुख का कारण, बिल्कुल सही। समझ रहे हैं ना? उम्मीद और अपने आप से लड़ाई है, किसी से नहीं। ये परीक्षा खुद से लड़ाई है। वो लोग जो अपने बीच रास्ते में अपने इरादे बदल देते हैं, लोहा बनाओ अपने आप को। समझ रहे हैं ना? इतना फौलादी बना दो, मतलब जन्म हुआ है तो इसी के लिए, मरेंगे भी तो इसीलिए। सनम तेरे लिए जितना भी जिया है, जीकर भी मैं जी ना सकूं, ये भी क्या जिंदगी है? तेरे हर ख्वाबों को मैं जिसमें ये जान समझता हूं, तेरे हर ख्वाबों को मैं जिस ये जान समझता हूं, तू ना मिली तो मैं मर भी जाऊंगा तेरे लिए। तो यूपीएससी को अपना सबसे बड़ा यार बना लो, प्रेम का बना लो। समझ रहे हो ना? बना लो। और भाई साहब, यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है ना, अगर इससे आपने दोस्ती कर लिया ना तो धोखा नहीं देगी आपको। ये मेरा तजुर्बा है। बेहतर बना देगी जिंदगी, बेहतर, अच्छे अच्छे लोग मिलने के लिए तरसेंगे। आप नौकरी नहीं भी पाएंगे तब भी जिस समाज में आप खड़े होकर के आप बोलेंगे, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो आपकी बातों को सिर्फ सुनेगा सर, ये समझ लीजिए। हाँ सर, मेरे मोबाइल में 1400 कॉन्टेक्ट है, क्योंकि मैं बिजनेस से भी जुड़ा था, मेरी कोचिंग से भी थी, लेकिन सबको ब्लॉक करके रखा हुआ हूँ, सबको A to Z ब्लॉक करके रखा हुआ है। 2 ही 4 लोग ऐसे हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं। ना तो हमारा किसी व्हाट्सएप से कोई मतलब है। व्हाट्सएप पे मैं तभी आता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली बहुत परेशान होता, तो कोई स्टेटस वगैरह लगाने के लिए, कि वो मेरा स्टेटस नहीं होता है, अगर वो मेरी अंतरात्मा से निकली हुई एक आवाज़ होती है जिसको मैं कहना चाहते हो। अपने अकेलापन दूर, अपना परेशानी दूर, अपना बोझ हल्का लगे, उसके लिए। हाँ, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ। और आप इस जर्नी में, जैसा कि मैंने बताया, सिलेबस को साथ लेकर के चलिए, ठीक ना? अच्छे दोस्त को साथ में रखिए जो आपकी चीज़ों को समझे, ना कि आपका मजाक उड़ाए। अपने आरी बगल ऐसे दोस्त, ऐसे यार, या फिर अपने माता पिता से या भाई बहन से अपने दिल की बातों को कहने का प्रयास करिए। हाँ, और अगर कोई बात आपके दिल में है तो उसको आप बाहर निकालिए, नहीं तो वो कहते हैं ना, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। उसको आप किसी से शेयर करिए, बताइए। और यूपीएससी की तैयारी के लिए 2-3 साल तो भाई लगेंगे ही लगेंगे। इससे कम अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि सर यूपीएससी के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय नहीं कर, समझ रहे हैं ना? और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। बस यही है, अंतिम ही और सारी चीजें हैं। कुछ अब देखिए, मैं सर, हाँ, मुझे थोड़ा सा शायरी उरी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं 2-4 शायरियाँ आपको सुनाता हूँ कि रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराइए क्या। यानी आप अगर अपने संघर्ष कर रहे हैं
तो कुछ न कुछ जीवन में ऐसा होगा कि जो आप आज के दिन को सोच करके और जब आप अपनी मंजिल को पाएंगे तब के दिन सोच करके आप उस बीच में जो डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा संघर्ष था वो बहुत ही अच्छा था। हाँ। और दूसरी चीज है कि घर हमारा जो न रोती थी तो वो बीरा होता, घर हमारा जो न रोती तो वो बीरा होता, बह गए न होता तो बायरा होता। सर बहुत डीप लाइन गालिब जी की है और मैं बहुत सारे शायर पढ़ता हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं है, मैं लाइब्रेरी में रखा हूँ उसको। और लोग अगर जिसको दिलचस्पी हो तो गालिब साहब की जो है शायरी पढ़े, और इसमें बहुत सारी शायरियाँ जो है दीवानगी से दोस्त पे जुन्नार भी नहीं, दीवानगी से दोस्त पे जुन्नार भी नहीं, यानी हमारे जेब में एक अवतार भी नहीं। इसको आप लोग देखिएगा इसका मतलब क्या होता है इसको, ये सब बहुत डीप शायरियाँ है। और कुछ शायरी मैं और भी कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ कि हम लोग कयामत में तुम्हें, मैं जो कहता हूँ कि हम लेंगे मैं जो कहता हूँ कि हम लेंगे कयामत में तुम्हें, किस रजनत से वो कहते हैं कि हम हूर नहीं, किस रजनत से कहते हैं कि हम हूर नहीं, कि मतलब अपने आप को आप कमजोर मत समझिए किसी भी चीज के लिए। और एक शायर और मैं आपको कहूँगा, और देखिए एक चीज और सर मेरे मन में आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आरी बगल के लोग बहुत हुडिंग करते हैं, बहुत मजा लेते हैं। देखिए आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचनी चाहिए आपको, आत्मसम्मान पर ही जब ठेस पहुंचेगा तब उस वही ठेस आपका भविष्य बदलेगा। जब तक दिल पे चोट नहीं लगेगी ना तो इससे कभी भी आप लोग मत घबराइए, ठीक है। और मैंने तो बहुत संघर्ष किया है जीवन में और आगे भी करता रहूंगा। बस ये सोच लीजिए कि जिस दिन आपको संघर्ष अच्छा करना पड़े ईश्वर को प्रणाम करिएगा कि ईश्वर ने आपको इस संघर्ष के लिए चुना है और कुछ आप बेहतर करने वाले हैं। जब भी कठिनाइयाँ लाइफ में ज़्यादा कठिनाइयाँ है, मैं बता रहा हूँ सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-2 दिन मैं सोता नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि तो मैं सोचता हूँ कि यार बहुत अच्छी बात है कि मतलब मेरे साथ कठिनाइयाँ आ रही, बहुत अच्छी बात है, मैं इससे सीखूंगा जानूंगा। और रियलिटी है सर, जब कठिनाइयाँ मेरे साथ में आई मैं इससे बहुत कुछ सीखा, और सीखा ही नहीं बल्कि उन कठिनाइयों में जीना सीख लिया कि उस कठिनाई को हम कैसे फेस करें कैसे ना करें। आजकल जीवन में क्या है, लोग समस्या को फेस नहीं कर पाते, आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन की समाप्ति कर लेते हैं। अब उनको क्या कहा जाए, बहुत कमजोर होते हैं, ऐसे कदम उठाना मजबूत करिए। और ये भी बात है कि ईश्वर उसी के कंधों पर बोझ रखता है जिसके मजबूत होते हैं, जिसके कंधे मजबूत होते हैं, और मजबूत उसी के होते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहता है, और ईश्वर बड़ा देना चाहता है तभी तो चुना है जो जितने संघर्ष कर रहा है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए यार कि सफलता बहुत जल्दी मिल जाना मतलब बहुत छोटी चीज आप करने वाले हो। जितनी आपकी असफलताएं होंगी, जितनी आपकी चुनौतियां होंगी, उतना ही आपको बड़ा मिलने वाला है। तो घबराने की बात तो है नहीं। देखो आपने इतना कुछ किया, सारी चीजें करने के बाद आप अंतिम सब कुछ बंद करने के बाद इधर आए हैं। अब सर देखिए कि जैसा कि हमने आपको बताया 1 साल के भी नहीं थे तो जीवन में हमारी इतनी बड़ी संकट आई, और अब इतना बड़ा लाइफ है 24-25 साल को कि लाइफ की घटना को 1 घंटे में बता देना ये अपने आप में बहुत टास्क है। तो और भी हम आपको अपनी सारी चीज़ें बताएंगे और उसमें और भी लोगों को मोटिवेट करेंगे कि लोग जो है आगे अपने जीवन में बढ़ें अच्छे से। और किसी के जीवन को एक लाइन में 1 घंटे 2 घंटे में किसी के जीवन को आप नहीं बताया जा सकते हैं कि बस एस्पिरेंट के लिए एक शायरी के साथ में अपनी बातों को मैं जो है विराम करना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको टाइम मिला है, ईश्वर ने आपको चुना है, माँ बाप
आपको किसी न किसी तरीके से करके आपको अगर कहीं पर भेजे हैं, आपको समय मिला है तो सो प्लीज़ अपने समय का दुरुपयोग मत करें, क्योंकि आज आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका समय जो है जो चला जाएगा वो कल नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस एज में आप लोग हैं वो संक्रमण का एज है। इसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। हाँ, इसमें बड़ा ट्रेंड चलता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। अगर आप इसमें फंस गए ना इस ट्रैप में, तो निकलना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रेम नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान जीवन में प्रेम नहीं किया तो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। लेकिन अगर वो प्रेम आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर रहा है तो आप बहुत सौभाग्यशाली इंसान हैं। बिल्कुल। तो आपके अंदर डबल ऊर्जा का प्रवाह होगा। आप सिंगल थे तो आपका सिंगल ऊर्जा था, लेकिन उसी ऊर्जा के साथ, उसी लक्ष्य के साथ में अगर आपको एक और ऊर्जा मिल गया तो आप डबल ऊर्जा के साथ जाएंगे तो अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रेम करो, प्रेम में डूब जाओ पूरी तरीके से। अगर तुम प्रेम में डूब नहीं पाए तो प्रेम किए ही कहाँ हो। वो चाहे एजुकेशन का प्रेम हो, वो चाहे लड़की का प्रेम हो, लेकिन उस प्रेम से हमेशा दूर रखो जो आपको अपने लक्ष्य से दूर भटकाता है। और आज हमारे समाज में ऐसे ही प्रेम की बहुतायता है, जो प्रेम होता ही नहीं है, वो सिर्फ आकर्षण होता है। वो चाहे आपके जिस्म से हो, वो चाहे आपके पैसे से हो। जिस्म से तो कम, पैसे से ज़्यादा होता है। वो चाहे लड़कियां हों और चाहे लड़के हों। अगर आपको सच्चा प्रेम मिल रहा है तो उसमें डूब जाओ और दोनों लोग मिल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, और आप अपने लक्ष्य को आगे बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने देखो पूरी बातें बताई हैं दोस्तों को, और ऐसा ही यार हम लगातार छात्रों की बात करते रहते हैं। मुखर्जी नगर में, करोल बाग, लक्ष्मी नगर या देश के कोने कोने में जहाँ भी छात्र रहते हैं, पढ़ते हैं, और जो इस कहानी से सीख मिली हो, इनके बचपन से लेकर अभी तक सारी हमने बातें की हैं, इनके संघर्ष को जाना, इनकी प्रेम को जाना, इनके पिताजी के एक विचारधारा को जाना, इनका घर से दूर रहना, कोचिंग चलाना, बहुत कुछ किया है इनने। फिर लास्ट में जाकर के एक ऐसे लक्ष्य की ओर गए हैं जो ईश्वर चाहता है, आईएएस बनना। और इन्होंने ये भी बोला है कि जब तक मेरे प्रयास हैं, जब तक पूरे करूँगा और मैं आईएएस बनकर ही जाऊँगा। और बिल्कुल इनकी शुभकामनाएं पूरी हों, जो भी इनकी कामना है। आपकी भी हो, जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करके बताना है। कैसी कहानी लगी? नमस्कार।